हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका गुनी सर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक सेकेंड, लाइट बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे शिक्षा राइज बैच में, जो हमारे गुनी सर पढ़ा रहे हैं। बोले तो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ। उससे पहले सभी दोस्तों, आप लोग को किताब लेके तैयार हो जाइए और जो जो मैं अंडरलाइन करूँगा उसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर बाद में उसे कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और दोस्तों, कल जो मैंने आधी पर से ही वीडियो काट दी थी, क्योंकि हमारी तरफ लाइट कट गई थी और थोड़ा अंधेरे में दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए सॉरी दोस्तों। और मोबाइल भी ज़्यादा चार्ज नहीं थी और मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ। इसमें जो है, ये जो पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने कल जो बताया था, उसमें से यहाँ से बोला जाए तो ऊपर में आप पढ़िएगा तो उससे अलग अलग पॉइंट दिया रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अलग और अक्रिस्टलीय के बारे में अलग, जो मैं इधर बताऊंगा। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उससे पहले मैं अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ। आप लोग भी जो भी काम होगा थोड़ा देख लीजिए। बस 10 सेकेंड के लिए ब्रेक। दस सेकेंड बोलकर 5 सेकेंड में आ गया, सॉरी दोस्तों। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस उपयोगी पदार्थ हैं। कांच, रबर और प्लास्टिक को हमारे दैनिक जीवन के लिए दैनिक जीवन के अनेक अनुप्रयोग हैं। अक्रिस्टलीय ठोस उपयोगी पदार्थ हैं। कांच, रबर और प्लास्टिक के हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन के सूर्य के प्रकाश में विद्युत रूपांतरण करने में के लिए उपलब्ध श्रेष्ठ प्रकाश वोल्टेज पदार्थ है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्रिस्टलीय से लेकर के यहाँ तक जरूर आप लोग लिखिएगा। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध। जो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन होता है, जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे 1 नंबर का सवाल आ सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद, ये जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए या 2 नंबर में भी आ जाए। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला गुण आकार देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार का होता है और अक्रिस्टलीय असमाकृत आकार का होता है। गलनांक इसका क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं और अक्रिस्टलीय में हो जाएगा ताप के एक प्रास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। विदलन गुण, तेज धार वाले औजार से काटने पर या 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। जो क्रिस्टल होता है, जो तेज धार के औजार से आप लोग काटिएगा, 2 बराबर भागों में टूट जाता है मेरी जान। और नई जिनत सतह सपाट चिकनी होती है। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित सतहों पर 2 टुकड़ों कट जाते हैं। अनियमित सतह वाले 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिसका अनियमित सतह होता है, वो 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। उसके बाद गलन ऊष्मा, इनकी गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। इनकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा। इसकी प्रकृति होता है, क्रिस्टल ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं
और अक्रिस्टलीय को आभासी तथा अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय में केवल लघुप्रासी व्यवस्था होती है। सो दोस्तों, इधर देखिए, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया उसको मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट के माध्यम से आपको ज़रूर बता दूंगा। उससे पहले इधर देखिए, पाठ निहित प्रश्न, ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसे भी आप लोग बता दीजिएगा। ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। जो नीचे है, पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कांच रेशा और तांबा। और चौथा क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। और 1.5 में, एक ठोस का अपवर्तनांक को सभी दिशाओं में समान मान प्रक्षिप्त होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए और यह विदलन गुण प्रदर्शित करें। सो आपको क्या करना है, ये जो 5 सवाल है, इस एक सेकेंड, हाँ, जो ये 5 सवाल आपको दिख रहे हैं, ये सवाल को आपको बना करके मुझे कमेंट में आप लोग इसका फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। और जो भी नहीं समझ में आया, ठीक, उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। सो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ। पहला आणविक ठोस हो जाएगा, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस भी कहते हैं सहसंयोजक ठोस को। एक सेकंड। सो आप लोग जानते हैं ये सवाल इस साल आया था, क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण करें। सो बिना समय गंवाए हम लोग इसका बारे में जानते हैं। खंड 1.2 में हमने अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में जाना और यह भी जाना कि उनमें लघुप्रासी व्यवस्था होती है। ठीक, उनमें लघुप्रासी व्यवस्था होती है, जो मैंने अभी बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम लघुप्रासी व्यवस्था होती है। सो आगे बढ़ते हैं। तथापि अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए धात्विक ठोस में लोहा, तांबा, चांदी, अधात्विक में जैसे सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन के यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नैप्थलीन क्रिस्टलीय ठोस हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली बात, ये जो आप लोग देख रहे हैं धात्विक तत्व, उदाहरण के लिए सभी धात्विक तत्व में आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और धात्विक तत्व में ये सभी को जैसे में सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन के यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नैप्थलीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये सभी जो है ना, सभी को याद कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ घेरा। मेरे पास तो पेन है, मैंने पेंसिल मंगवाई थी पर नहीं आ पाई। होते हैं भाई कुछ दोस्त और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो पैसा तो ले लेंगे पर नहीं ला के देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में उनमें प्रचलित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया। क्रिस्टलीय ठोसों को अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोसों को किस प्रकृति के आधार पर 4 भागों में पूछेगा वर्गीकृत किया गया है और कितने में वर्गीकृत किया गया। तो उसका पहला का आंसर हो जाएगा अंतरा आणविक बल में की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यह आप बताइएगा। इनमें से आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस है। अब आइए हम इनके बारे में संवर्ग के बारे में जानेंगे, इन संवर्गों के बारे में जानेंगे। पहला आणविक ठोस। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं।
इन्हें निम्नलिखित, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं और इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में अधिक विभाजित किया गया है। आणविक ठोस को आणविक ठोस को 2 वर्गों में विभाजित किया आणविक ठोस को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस में इनके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो या तो परमाणु, उदाहरण निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, अथवा अध्रुवी सहसंयोजक बंधों से बने अणु अर्थात निम्न ताप पर H2Cl2I2 द्वारा बने होते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं, जिनके बारे में आप कक्षा 11 में सीख चुके हैं। ये ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। ये निम्न गलनांकी होते हैं और समानतः कमरे के ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। बोला जाए तो इसे याद कर लीजिएगा और पूरा नहीं याद करना मैं बता देता हूँ। इसके अंतर्गत वो ठोस आते हैं जो परमाणु के उदाहरण में निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम अथवा अध्रुवी सहसंयोजक बंधक से बने अणुओं, उदाहरण अर्थ ताप पर। जैसे में पूछेगा अध्रुवी के आणविक ठोसों के बारे में बताइए, तो पहला इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो परमाणु, उदाहरण ये इतना कर लीजिएगा, सहसंयोजक बंधन से बने अणु, उदाहरणार्थ निम्न में से H2Cl2I2 द्वारा बंधे होते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे होते हैं। इनके जो परमाणु हैं वो लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं और ये बात हम लोग कक्षा 11 में सीख चुके हैं। ये ठोस मुलायम और विद्युत का अचालक होते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो विद्युत का अचालक होते हैं। ये निम्न गलनांकी होते हैं और समानतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव होते हैं। ये कमरे के ताप और दाब पर द्रव होते हैं और गैसीय अवस्था में होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हटेगा तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बैकग्राउंड म्यूजिक हट गया। ध्रुवीय आणविक ठोस HCl, SO2 आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से ऐसे ठोस अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। ये ठोस मुलायम अथवा विद्युत का अचालक होते हैं। ये ठोस मुलायम और विद्युत का अचालक होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस भी विद्युत का अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होती है। इनका जो गलनांक होता है अध्रुविक आणविक ठोस से अधिक होती है। फिर भी इनमें हम अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव है। ठोस SO2 और ठोस NH3 ऐसे ठोस के कुछ उदाहरण हैं। हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस ऐसे ठोस के अणु में H और F, O अथवा N परमाणु के मध्य द्विध्रुव सहसंयोजक बंध होते हैं। हाइड्रोजन अवंधित आणविक ठोस में बोला जाए तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन अवंधन में ये तीनों जो पॉइंट है, इन तीनों को जरूर याद कीजिएगा, टॉपर बनना चाहते हैं तो। प्रबल हाइड्रोजन अवंध ऐसे ठोस के अणु होते हैं जैसे H2O बर्फ को अवंधित करते हैं। ये विद्युत का अचालक है। समानतः कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। ये भी कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव होते हैं और ये मुलायम ठोस होते हैं। आइए जानते हैं आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक और धात्विक और
सहसंयोजक ठोस। सो हम लोग आज आयनिक ठोस के बारे में जानेंगे और कल आणविक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोस का निर्माण धनायन अथवा ऋणायन के त्रिविमीय विन्यास, प्रबल गुलामी बोले तो स्थिर वैद्युत बलों के बंधन से बंधे रहते हैं। पहली बात, आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। बोले तो आयनिक ठोस आयन से बने होते हैं। ये ठोस का निर्माण धनायन एवं ऋणायन त्रिविमीय विन्यास के प्रबल गुलामी बलों से बंधे होता है। ये गुलामी बलों से बंधे होते हैं, बोले तो स्थिर वैद्युत बल से बंधे होते हैं। ये ठोस, ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा जो है। और फिर भी बोला जाए तो एनसीईआरटी का जो हर एक पॉइंट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आगे चल के नीट में भी सहायता करता है आपको। ये ठोस कठोर अथवा भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और कठनांक कुछ होते हैं, चूँकि इसमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। तथापि गलित अवस्था में अथवा जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त होते हैं और ये विद्युत का संचालन करता है। बोला जाए तो ठोस अवस्था में जब ये आयनिक ठोस हैं, जो ठोस अवस्था में जब रहते हैं तो ये बोला जाए तो विद्युत का कुचालक रहते हैं, विद्युत को प्रवाह नहीं होने देते हैं। और जब ये जलीय अवस्था में जाते हैं तो इनका जो आयन होता है वो गमन होने लगता है और ये बोला जाए तो विद्युत का संचालन करते हैं। सो आगे है धात्विक ठोस। मैं सोच रहा हूँ कि धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस अगले क्लास में करवाऊँ और इसके बारे में कुछ मैं अगले क्लास में बताऊँ। उसके बाद मैं कल ये बोला जाए तो इसके बारे में बता करके ये सब सवाल आपको दूंगा, ये कीजिएगा। और आगे चलिए, आज का आपका सवाल यही है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। फिर दूसरा सवाल हो जाएगा ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित जो लिखा हुआ है उसे क्रिस्टलीय। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं के समान प्रक्षेपित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या यह वितरण गुण प्रदर्शित करेंगे। सो आपको ये 5 सवाल आपको कंप्लीट करना है, जो मैं आपको आप यहाँ पर से वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये 5 सवाल को आप मुझे बना करके दीजिएगा। मैं इसे ज़रूर से ज़रूर चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या कैसे करके लिखना है। सो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।